हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि आपके पास मैथ्स में दो पेपर, एक तो आपका हो गया मैथ्स की हम बात करेंगे सेमेस्टर थर्ड वालों के लिए, जिसमें आपको पता है कि आपके पास एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा है। दूसरा आपके पास मैकेनिक्स, ठीक। दूसरा आपके पास कैसा है, मैकेनिक्स। मैंने आपको मैकेनिक्स करा के रखा है पूरा, है ना। आपको ऐप में मिल जाएगा, पिछली बार ही कराया था मैंने। अब क्या करना है आपको, मैं एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा कराऊंगा। एक्चुअली में मैंने कराया ये भी है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव हुआ करता था पहले पेपर, तो मैंने इसको ऑब्जेक्टिव बेसिस पे पढ़ाया है। लेकिन अब की बार आपके पास ये सब्जेक्टिव है, तो हमें उस तरीके से डील करना है। दोनों पेपर आसान नहीं है, मार्केट में इसकी भी बहुत वैल्यू है और इसकी भी बहुत वैल्यू है। कोई भी आसान पेपर इसमें नहीं है, ठीक है। आसान इन द सेंस कि लेंदी हैं, आसान तो हैं, आप कर तो लोगे, ये तो मुझे डाउट नहीं है आप पे। लेकिन समस्या इसमें ये होती है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे बच्चे करते क्या है कि लास्ट के 1 महीने में पढ़ लेते हैं, लास्ट के 15 दिन पे पढ़ लेते हैं, कई सारे पेपर्स होते हैं और निकल जाता है, अच्छे खासे नंबर सुन के आ जाते हैं। लेकिन इस पेपर में ऐसा नहीं है, इन दोनों पेपर में ऐसा नहीं है। इन दोनों को करने के लिए आपको पहले प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे 1 मंथ में, जब तक ये सिलेबस चलेगा, और उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाएंगे अच्छी तरीके से। क्लियर। तो आप मैकेनिक्स तो मैंने कराया। दूसरी बात है एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, है ना। किसकी, एब्स्ट्रैक्ट और लीनियर अलजेब्रा की। अब सबसे बड़ी बात है कि इसका सिलेबस क्या आता है, इसके अंदर कितना यूनिट्स होता है, सिलेबस में कौन सी चीज़ हमको पहले पढ़नी है और कौन सी चीज़ बाद में पढ़नी है, सारी चीज़ों का लेकर हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। आपके पास सिलेबस में 4 यूनिट होती हैं। यूनिट्स कितनी यूनिट होंगी, 4 यूनिट। अब हर एक यूनिट में सिलेबस क्या होता है, जैसे जो पहली यूनिट है इसकी, फिर दूसरी यूनिट होगी, उसके बाद तीसरी यूनिट होगी और उसके बाद चौथी यूनिट होगी। तीसरी और चौथी यूनिट, इसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा। इन शॉर्ट हम इसको ALA कहते हैं, ठीक। तो इसमें लीनियर अलजेब्रा एक पार्ट है और एक है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट। तो जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है वो लीनियर अलजेब्रा से आती हैं, उनमें आपको पढ़ने को मिलेगा क्या, लीनियर अलजेब्रा। ओके। और जो पहली यूनिट है आपके पास, ये थर्ड और फोर्थ की हम बात कर रहे हैं, पहली यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा ग्रुप थ्योरी। जो आप सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं ग्रुप थ्योरी, उसके आगे का सारा प्रोसेस है। इस सेमेस्टर में आपको पढ़ने का, सेकेंड यूनिट में पढ़ने का मिलेगा आपको रिंग थ्योरी। एक्चुअली में ये होती है अलजेब्रा, है ना। इसको बोलते हैं मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर आता है आपके पास ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, नंबर थ्योरी और आपके पास लीनियर अलजेब्रा। ये हमारे पास क्या रहती है, मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर आपको ये सब पढ़ना होता है, नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा। तो जिसमें आपका यूनिट 1 ये है, यूनिट 2 ये है और यूनिट 4, यूनिट 3 और 4 ये है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं कि इसमें हर यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे उनको पढ़ना है। ध्यान दो, बात अगर हम करें यूनिट 1 की,
देखो मुझे पीडीएफ से बताने में बिल्कुल भी आप लोगों को मज़ा नहीं आता है। मैं ये सब ना लिखता, यहीं पे पीडीएफ ओपन कर देता और बता देता कि हाँ ये है, ठीक है। लेकिन ऐसे देखो, ऐसे मज़ा आता है लिखने में, है ना। ऐसा लग रहा है कि क्लास चल रही है, अदरवाइज़ तो लगता है कि हाँ हम बोले जा रहे हैं, पीडीएफ पढ़ते जा रहे हैं, आपको पढ़ा नहीं रहे, हम खुद ही पढ़ रहे हैं, समझ लो। तो यूनिट 1 में आपके पास क्या आता है, जैसे ग्रुप थ्योरी आपने लास्ट में वहाँ तक होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म तक पढ़ा है सेमेस्टर 1 में। तो ये मैं मान के चलूँ कि आपने पढ़ा है, लेकिन मैं ये मान के नहीं चलूँगा कि आपने पढ़ा है ना। मैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करते हुए चलूँगा जो इसमें यूज होने वाली हैं। तो फिलहाल होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म से यूनिट स्टार्ट नहीं है, यूनिट स्टार्ट है ऑटोमॉर्फिज्म से, लेकिन फिर भी मैं आपको होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म बताऊंगा, क्योंकि इसके बताए बिना आप कर ही नहीं सकते ऑटोमॉर्फिज्म को, ठीक है। तो इसमें इसीलिए मैं इस यूनिट में ऐड कर रहा हूँ ये चीज़, क्या, होमोमॉर्फिज्म। उसके बाद पढ़ाऊंगा आइसोमॉर्फिज्म, उतनी सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा जो ज़रूरत की। उसके बाद आएगी आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक। ये तो हो गई स्टार्टिंग के पॉइंट, ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। फिर पढ़ेंगे आप कॉन्जुगेसी ऑफ एलिमेंट। कॉन्जुगेसी एलिमेंट, कॉन्जुगेसी एलिमेंट, सेल्फ कॉन्जुगेट क्या होता है ना, इसी का पार्ट है सेल्फ कॉन्जुगेट, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है, सेंट्रलाइजर क्या होता है, सेंट्रलाइजर, नॉर्मलाइजर, ये सब एलिमेंट का निकलता है। सेंट्रलाइजर आपके पास, नॉर्मलाइजर आपका क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लास इक्वेशन। क्लास इक्वेशन क्या होता है, क्लास इक्वेशन किस किस ग्रुप की पढ़ेंगे हम लोग, वो मैं थोड़ा सा डील कर दे रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा Zn, है ना, आपने पढ़ा होगा Zn एडिशन मॉडुलो n पे, इस ग्रुप की क्लास इक्वेशन पढ़ोगे। आपने पढ़ा होगा UN मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n पे, इस ग्रुप की क्लास इक्वेशन पढ़ेंगे, ध्यान देना। आपने पढ़ा होगा K4, है ना, मल्टीप्लिकेशन पे। K4 का मतलब होता है हमारे पास स्केलियंस 4 ग्रुप, इसकी क्या क्लास इक्वेशन होती है। आपने क्वार्टरनियन ग्रुप पढ़ा होगा जिसको Q8 बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे, इसकी क्लास इक्वेशन क्या होती है। आपने परमुटेशन ग्रुप पढ़ा होगा Sn n ग्रेटर और इक्वल टू 1, है ना, इसकी क्लास क्या होती है, कंपोजिशन होता है। ऑपरेशन इज व्हाट, ऑपरेशन इज अ कंपोजिशन, कि इसकी क्लास इक्वेशन क्या होगा, इसका ऑपरेशन क्या होता है, कंपोजिशन, ठीक है। Sn का बाद Dn पढ़ेंगे, Dn का मतलब क्या होता है, डाईहेड्रल ग्रुप, दिस इज अ परमुटेशन ग्रुप, दिस इज अ डाईहेड्रल ग्रुप, है ना। An पढ़ेंगे, An की क्लास इक्वेशन अल्टरनेटिंग ग्रुप, Sn का एक सब ग्रुप होता है, दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ Sn, है ना, एक क्लास इक्वेशन के अंदर का पोर्शन है, ठीक। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, और भी जो स्ट्रक्चर से बच रहे होंगे हम उनको भी लेके आएंगे, हालांकि बचेंगे नहीं, परेशान नहीं होना है, ठीक। उसके बाद लास्टली आपको पढ़ना है कि ऐसे ग्रुप जो प्राइम ऑर्डर के हैं, कैसा बिहेवियर रहता है, कैसी क्लास इक्वेशन रहती है, कैसा ऑटोमॉर्फिज्म बनेगा, कैसे सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट बनेंगे उनकी, है ना। प्राइम ऑर्डर ग्रुप पढ़ेंगे, है ना, प्राइम ऑर्डर ग्रुप। प्राइम ऑर्डर ग्रुप पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे साइलो पैकेज, है ना, साइलो पैकेज। ये आपका यूनिट 1 का पार्ट, क्लियर। तो हमने ये आप में यूनिट 1 में आपके नहीं है, लेकिन अगर आपको ये नहीं आ रहा है होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म अगर आपको नहीं आ रहा है, तो मैं आपको पढ़ा ही नहीं सकता आइटोमॉर्फिज्म, कितनी भी कोशिश कर लूँ। आपको रटना हो तो रट लो। ऐसे पीछे मतलब जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव हुआ करता था ये पेपर, तो बच्चे क्या करते थे,
फिर इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी, 2 4 5 फार्मूले बताते थे, कर लेते थे, जैसा कि मैंने पढ़ाया है। आप लोगों को देखना हो तो देख लो, ऐप पे पढ़े होंगे। इतनी बात समझ में आई? तो ये यूनिट 1 का सीन है। ये सब चीज़ें आपको यूनिट 1 में पढ़नी। क्लियर? अब बात करते हैं यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट 02 की हम बात करते हैं। ध्यान दो, यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना। थोड़ा सा पानी पीते हैं यार। यूनिट 2 में आपके पास आता है रिंग थ्योरी। यूनिट 2 हमने क्या बताया था? रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी में आपको क्या पढ़ना है? देखो, आपको सेमेस्टर 1 में जो कुछ भी पढ़ाया गया है, क्या क्या पढ़ाया गया है कि रिंग क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, उसके सब रिंग क्या होती हैं, वो सब आपको पढ़ना है। रिंग क्या होगा, है ना, एंड इट्स एग्जाम्पल, है ना, रिंग और उसके ढेर सारे एग्जाम्पल। उसके बाद हमारे पास सब रिंग। रिंग पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ो, सब रिंग पढ़ो। फिर इसमें आएगा आइडियल क्या होते हैं। आइडियल में आएगा लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल। ठीक, आइडियल क्या होते हैं, उसमें लेफ्ट आइडियल आपके पास आएगा और राइट आइडियल आएगा। ठीक है, आइडियल तो आपको पढ़ना है। आइडियल से आपको मैक्सिमल आइडियल मिलेगा, प्राइम आइडियल मिलेगा। यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है कि मैक्सिमल आइडियल, ये सब यहाँ से यूनिट 2 के अंदर ये सब आपको पहले से ही पढ़ के रखना है। यहाँ से है, लेकिन फिर भी मैं ये पढ़ाऊँगा क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग भूल चुके होंगे, है ना। मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, प्राइम आइडियल क्या होगा, और हमारे पास इरेड्यूसिबल एलिमेंट, प्राइम एलिमेंट, है ना, ये सब क्या होते हैं, और एसोसिएट्स क्या होते हैं, इरेड्यूसिबल एंड प्राइम एलिमेंट। इरेड्यूसिबल और प्राइम एलिमेंट क्या होते हैं, एसोसिएट्स क्या होते हैं। इरेड्यूसिबल क्या होगा, प्राइम एलिमेंट क्या होगा, एसोसिएट क्या होंगे, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल। रिंग ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब आर अगर रिंग है तो उस पर एक्स लगाएंगे। आर एक्स के बारे में हमको सारी चीज़ें पढ़नी है। रिंग ऑफ पॉलिनोमियल में इररिड्यूसिबिलिटी पढ़ना है कि कोई पॉलिनोमियल कब रिड्यूसिबल होगी, कब इररिड्यूसिबल होगी। जैसे अगर हम इसको लिखें पी एक्स, अब ये बताओ रिड्यूसिबल है कि इररिड्यूसिबल। ऐसे पॉलिनोमियल जो फैक्टराइज हो जाए बाई जनरल वे हम कह सकते हैं, लेकिन हमें चेक करना है। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 इधर आ जाएगा, इधर भी एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 कॉमन ले लो, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा है मैंने वो कैसा है, रिड्यूसिबल है, यानी इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर, इस पॉलिनोमियल को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल में रिड्यूसिबिलिटी आ जाएगी। रिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी आएगा, इससे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आता है, इससे रिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म। रिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म के बाद लास्टली आपको पढ़ना है पीआईडी, ईडी और यूएफडी। सर ये पीआईडी, ईडी, यूएफडी क्या होता है? पीआईडी का मतलब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, है ना। ईडी का मतलब यूक्लिडियन डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन। यूएफडी का मतलब यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। समझो, ठीक। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, दैट इज यूएफडी। अब जैसे इसमें प्रिंसिपल आइडियल भी लिखा होगा, तो जब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर प्रिंसिपल आइडियल आ जाएगा।
कहने का मतलब वो सारे आइडियल जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होते हैं उनको हम प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं, ठीक। लेकिन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में आने के लिए वो आइडियल ही आएगा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के अंदर जो सिंगल एलिमेंट से ही जनरेट होता है। मतलब ऐसा हो सकता है कोई रिंग आपके पास हो जिस रिंग का 2 4 10 आइडियल हो आपके पास, उसमें से कुछ सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो और कुछ हमारे पास सिंगल एलिमेंट से ना जनरेट होके कैसे जनरेट हो रहा हो, 2 एलिमेंट से, 3 एलिमेंट से, 4 एलिमेंट से, इस तरीके से, ठीक है। तो उसको हम प्रिंसिपल आइडियल के अंदर नहीं लाएंगे। प्रिंसिपल आइडियल के अंदर हम वही सारी रिंग्स को लाएंगे, रिंग के आइडियल्स को लाएंगे, रिंग को लाएंगे जो सिंगल आइडियल से, मतलब सिंगल एलिमेंट से वो जनरेट हो रहा, अदरवाइज नहीं लेके आएंगे, ठीक है। ऐसे ईडी मैं आपको बताऊंगा, अगर ये फील्ड होता है तो पीआईडी ईडी सब कुछ हो जाता है, इम्प्लीकेशंस वगैरह वगैरह, मज़ा आएगा आपको पढ़ के, ठीक है। यूनिट 2 का पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं वो सब जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी, यहाँ पे देख लो, जो भी चीज़ें मैंने लिखी हैं ये सब आपको यूनिट 2 में पढ़ेंगे, ठीक। अब मैं बात करता हूँ यूनिट 3 और 4 की, है ना। यूनिट 3 और 4 की ध्यान दो, आ जाओ इधर। यूनिट 3 और 4, ठीक। 3 यूनिट और 4 यूनिट में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब आपके पास हमारा वो पार्ट हो गया, किसका, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाला पार्ट। अब हम आते हैं किस पे, लीनियर अलजेब्रा पे। क्लियर। लीनियर अलजेब्रा में आपको क्या पढ़ना है, मैं दोनों यूनिट को एक साथ में डिस्कस करूंगा। लीनियर अलजेब्रा में आपको क्या पढ़ना है, इसमें मैं चैप्टर्स वाइज आपसे डील कर लेता हूं। जैसे इसमें दोनों यूनिट को मिला के 5 से 6 चैप्टर आते हैं, मैं देखता हूं दोनों यूनिट को मिला के 5 चैप्टर आपके पास आते हैं। पहला चैप्टर आपके पास आएगा वेक्टर स्पेस, दूसरा चैप्टर आपके पास आएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। तीसरा चैप्टर आपके पास आएगा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ठीक। चौथा चैप्टर आपके पास आएगा बाइलीनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म, लास्ट चैप्टर आपके पास आएगा आईपीएस, ये पुलिस वाला आईपीएस नहीं है, ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलते हैं इसको, ठीक। अब मैं आपको समझ, ये 5 चैप्टर आपके पास 3 और 4 दोनों यूनिट को मिला कर आएंगे। अब मैं आपको समझाने का प्रयास ये करूंगा कि जो वेक्टर स्पेस है इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, आइगन वैल्यू के अंदर आपको क्या पढ़ना है, बाइलीनियर क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर आपको क्या पढ़ना है, इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर आपको क्या पढ़ना है। क्लियर। ध्यान दो, जो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, पहला चैप्टर, वेक्टर स्पेस में आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा। जैसे आपने रिंग पढ़ा होगा तो रिंग में आपको एक स्ट्रक्चर R प्लस डॉट दिया जाता था और उसमें आपको समझाया जाता था ये प्लस और डॉट जस्ट नोटेशन है, प्लस और डॉट जस्ट नोटेशन है। इसका मतलब ये नहीं प्लस प्लस होता है डॉट डॉट होता है ना। कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि प्लस प्लस हो डॉट डॉट हो, लेकिन फ़िलहाल ये के लिए हमारे पास क्या है, जस्ट नोटेशन है। मतलब प्लस हो सकता है कि 2 एलिमेंट हो, प्लस हमारा ऐसे डिज़ाइन किया गया हो ए प्लस ए बी, है ना, और डॉट हमारा ऐसे डिज़ाइन किया हो ए माइनस ए डॉट बी। तो प्लस हमारे पास अब की बार ये है और डॉट हमारे पास ये है ना। तो दिस इज अ जस्ट नोटेशन। तो इसी तरीके से जो वेक्टर है स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस में हम वेक्टर है तो वी से इसको डिनोट करेंगे और प्लस और डॉट
दो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर लेंगे, ठीक। फिर कोशिश करेंगे इसमें 8 से 9 हमारे पास पास्चुलेट होते हैं, उनको अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये वेक्टर स्पेस बनेगा। तो पहला टास्क हमारा इसके अंदर ये रहेगा कि हम वेक्टर स्पेस को पढ़ेंगे इसके अंदर, है ना, कि वेक्टर स्पेस को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, VTSP। वेक्टर स्पेस क्या होता है, फिर इसमें आप सब स्पेस पढ़ोगे कि सब स्पेस क्या होता है। ध्यान दो, मैं थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी से लिंक करता हूँ। जैसे आप लोगों ने पढ़ा ग्रुप कि व्हाट इज़ द ग्रुप, ग्रुप के बाद पढ़ा सब ग्रुप, सेम प्रकार से आप पहले पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस, उसके बाद उसका सब स्पेस क्या होता है। एक प्लेन में चलता है, ये 2D होगा, 3D होगा, n डायमेंशनल तक जाता है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वेक्टर स्पेस सब स्पेस पढ़ेंगे, उसके बाद आएगा कि इसकी बेसिस क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है ना। वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, बेसिस और डायमेंशन, ठीक। अब पढ़ेंगे कि जैसे जो सब स्पेस है उनका सम क्या होता है ना। जैसे मान लो W1 W, ये सब स्पेस हैं, W1 W2 W3 प्लस डॉट 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 WN। तो इनका सब स्पेस कैसे निकलेगा, स्पैनिंग सेट क्या होगा, स्पैनिंग सेट क्या होगा। स्पैनिंग सेट का मतलब हमारे पास होता है वो सारे वेक्टर्स का कलेक्शन लेके आएंगे जो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दें। मतलब जैसे मान लो 3 वेक्टर हम लेके आए, तो 3 वेक्टर से हम मतलब ट्राई करेंगे कि तीनों के तीनों वेक्टर पूरे के पूरे 3 डायमेंशनल वाले वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दें। क्लियर। फिर लीनियर स्पैन क्या होता है, लीनियर स्पैन, है ना। लीनियर स्पैन भी एक सब स्पेस बनाता है, इसको LS से आगे चल के डिनोट करेंगे, आपको पता चलेगा। लीनियर स्पैन, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर डिपेंडेंस क्या होता है, और लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है। इसका मतलब ये हो गया कि LD क्या होगा और LI क्या होगा। डैट मीन्स लीनियर डिपेंडेंस क्या होगा और लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होगा। क्लियर। और इसी में आता है, इसी चैप्टर में मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसी में हमारे पास आता है कि जैसे आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा फैक्टर ग्रुप, उसी तरीके से यहाँ पे आएगा क्यूसेंट स्पेस। क्यूसेंट स्पेस क्या होगा, क्यूसेंट स्पेस बनाने वाले जो सबसेट को हम कहते हैं उसका नाम देते हैं अफाइन सबसेट। तो व्हाट इज अफाइन सबसेट, लास्टली डायरेक्ट सम। जैसे आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, दो ग्रुप को ऐसे लिखते होंगे Z2 डायरेक्ट सम Z3, इस तरीके से, है ना। तो इसी तरीके से इसमें सब स्पेस को हम डायरेक्ट सम में लिखने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डील करेंगे। तो यहाँ से हमने ये जाना कि यूनिट 3 और 4 के चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस में क्या क्या पढ़ना है वो मैंने यहाँ पे आपके पास सामने लिखा हुआ है। क्लियर। अब आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ना, आप उसके बारे में डील कर लेते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको सबसे पहले पढ़नी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही क्या होती है। सर ये बात तो हमारे पल्ले नहीं पड़ी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही क्या होती है। जैसे मैं पीछे से कनेक्ट करता हूँ क्योंकि अभी आपको ये आता नहीं कि आपने पढ़ा नहीं। जैसे आपने फंक्शन बनाया होगा, एक डोमेन है आपके पास और एक कोडोमेन। दिस इज अ डोमेन, दिस इज अ कोडोमेन, और इस पे आपने बनाया फंक्शन, ठीक। इसके कुछ एलिमेंट को उठाया और यहाँ के एलिमेंट पे मैप कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे जो मैप होने वाले एलिमेंट हैं उनका बनाया मैंने कलेक्शन, तो इसको बोलते हैं रेंज, रेंज ऑफ एफ, ठीक। लेकिन यही काम जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसको बोलेंगे इमेज ऑफ एफ,
इमेज ऑफ एफ, और यही एलिमेंट का हम लेंगे क्या, कलेक्शन। अब डोमेन के एलिमेंट को हमने मैप किया को डोमेन के एलिमेंट पे, लेकिन को डोमेन का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 0 पे मैप हुआ, मतलब डोमेन के ये सारे एलिमेंट जाके मैप हो गए को डोमेन के किस पे, 0 पे। तो इसको नाम देते हैं हम क्या, कर्नल ऑफ एफ। कर एफ से लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कर्नल ऑफ एफ। इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे वी से, वेक्टर से, जहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स हमारा कैसा होगा, 0, या ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम इसको क्या लिखेंगे, टी एक्स हमारा क्या होगा, 0। ऐसे बनाएंगे इमेज ऑफ टी, आई एम टी इसको लिखेंगे, है ना। टी एक्स का कलेक्शन होता है जहाँ पे एक्स हमारा वी का मेंबर होता है। ये दोनों भी हमारे पास क्या बनेंगे, सब स्पेस बनेंगे। पहली तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको यही सब पढ़ना होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैपिंग पढ़नी है आपको, है ना। आपको पढ़ना है इसमें रोटेशन, है ना। रोटेशन क्या होता है, ठीक। रोटेशन क्या होता है, इसमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन। सर रोटेशन रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। अरे भाई, रोटेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे एक वेक्टर तुमने यहाँ पे लिया, जैसे कोई ए कामा बी, अब इसको मैंने रोटेट कर दिया नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे 90 डिग्री पे। तो अब की बार इसमें ए हमारे पास प्लस का था, ये एक्स एक्सिस है प्लस की, तो ए आएगा प्लस का, लेकिन वाई एक्सिस माइनस की है तो बी आ गया माइनस का। मतलब रोटेशन से क्या हुआ कि एक एलिमेंट को रोटेट कर दिया यहाँ पे, तो इससे जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी टी ए कामा बी, वो हमारे पास आ जाएगी ए कामा माइनस बी, ठीक। ये हो गया रोटेशन। रिफ्लेक्शन क्या होगा, जैसे मान लो कोई वेक्टर हमने लिया ये वी, और ये हमारे पास y बराबर यक्स लाइन है ना। तो कह रहा है कि इस y बराबर एक्स लाइन के थ्रू इस वेक्टर को रोटेट कर दो, तो इसको रोटेट करोगे तो यहाँ पे आएगा कुछ, है ना। तो इस रोटेशन से बनने वाली मैप बताओ, है ना, रिफ्लेक्शन रोटेशन। फिर आएगा इसी में प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में आपको बताया जाएगा कि कोई वेक्टर है, ये हमारे पास ए कामा बी, इसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, या प्रोजेक्ट कर दिया कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जब प्रोजेक्ट करोगे तो वाई 0 होता है, वाई एक्सिस के पर प्रोजेक्ट करोगे तो एक्स 0 होता है। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन टी ए बी ए कामा 0 बनेगी ऑन एक्स एक्सिस, टी ए बी 0 कामा बी बनेगा ऑन वाई एक्सिस। ये मैं जस्ट सिलेबस के तौर पे बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। ये हो गया प्रोजेक्शन। तो हमने क्या क्या जाना, प्रोजेक्शन वगैरह, ठीक। क्या करेंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू बेसिस। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू बेसिस आपको कुछ दी जाएंगी, उनके रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ड्यूल स्पेस क्या होता है, ड्यूल बेसिस क्या होती हैं, ठीक। ये पढ़ेंगे ड्यूल बेसिस के बारे में। सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, है ना। मैं ऐसा बताने लगा ना तो बहुत समय हो जाएगा सिलेबस बताते बताते ही। सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की आपको देखना है कि सिमिलैरिटी क्या होती, ठीक। लीनियर फंक्शनल पढ़ना है, सिमिलैरिटी मैट्रिसेस की देखनी है आपको, ठीक। लीनियर फंक्शनल पढ़ना है, लीनियर फंक्शनल पढ़ना है आपको। इसमें रैंक नलिटी थ्योरम पढ़ना है, किस मैट्रिक्स की कितनी रैंक होगी, उसका नल स्पेस क्या होगा, उसके नल स्पेस की डायमेंशंस क्या होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ना है। और आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, है ना, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल का मतलब जानते होंगे आप। इन्वर्टिबल का मतलब वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो।
इन्वर्टिबल को हम नॉन सिंगुलर भी कहते हैं, नॉन डिजनरेट भी कहते हैं। ठीक, और भी कुछ चीज़ें होंगी तो बाद में बताएंगे, फिलहाल इतना ही जानो कि हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये सब पढ़ना है। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब कराया गया होगा, तो वहाँ पे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको दिया गया होगा कि आपको एक मैट्रिक्स दी गई होगी, है ना। जो भी मैट्रिक्स मान लो ABCD टाइप से आपको कोई मैट्रिक्स दी जाए, तो यहाँ से आप A माइनस लेमडा आई बनाते होंगे, उसका डिटर्मिनेट जब निकालते हैं A माइनस लेमडा बी सी डी माइनस लेमडा, तो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेट को, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए, मैं इसको CAX से लिखूँगा। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इसको बोलते हैं, और इसके जो रूट होते हैं वही हमारे पास आइगन वैल्यू हो जाती हैं। फिर उस हर एक रूट के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं। रूट आपके पास रिपीट कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, या आपके पास इमेजनरी हो सकते हैं। इमेजनरी होने का मतलब कॉम्प्लेक्स रूट हो सकते हैं। ठीक, अब जैसे आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है ना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे इसका, इसी में इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, उसके बाद मिनिमल पढ़ेंगे। मिनिमल में मिनिमल पॉलिनोमियल हमेशा क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, NEMTX डिवाइड CTX, ऐसा आपको पढ़ना है। इसी में आपको एनिहिलेटर पढ़ना है। एनिहिलेटर क्या होते हैं, या एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बोल दो क्या होती हैं, कि एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल कैसे निकलती हैं। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी जाए तो मिनिमल कैसे फाइंड करना है, मिनिमल दी जाए तो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं, एनिहिलेटर क्या होते हैं। ठीक, इसके बारे में पढ़ना है। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एनिहिलेटर्स के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आता है इसके पास डायगोनलाइजेशन, डायगोनलाइजेबिलिटी, डायगोनलाइजेबिलिटी है ना, इसका मतलब होता है डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत मस्त आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा इसमें पढ़ने से, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनलाइजेबिलिटी क्या होती है, बहुत अच्छा टॉपिक है आपको, मतलब इतना आनंद आ जाएगा इसको पढ़ के, मैं क्या ही बताऊँ। ठीक, डायगोनलाइजेबिलिटी का मतलब ये होगा कि आपको जैसे कोई मैट्रिक्स दी गई, आपने उसकी आइगन वैल्यू निकाली। ठीक, एक मैट्रिक्स दी गई A n क्रॉस n की, और आपको जानना है कि ये मैट्रिक्स कैसी है, नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो होने का मतलब है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक, तो सबसे पहले आपके पास प्रोसेस क्या होगा, इसकी आइगन वैल्यू आप निकालेंगे। आइगन वैल्यू निकालने के बाद इसका आइगन वेक्टर निकालेंगे, हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। आइगन वेक्टर मान लो n क्रॉस n के मैट्रिक्स है तो n आइगन वेक्टर मिलेंगे, और सारे आइगन वेक्टर आपके पास अगर Li मिलते हैं तो उन्हीं आइगन वेक्टर की हेल्प से एक मैट्रिक्स बना लो। यहाँ पे पहला आइगन वेक्टर, दूसरा, तीसरा, डॉट 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 nवां आइगन वेक्टर। ठीक, कौन सा, nवां आइगन वेक्टर, ये मैट्रिक्स बना लो। इस मैट्रिक्स को नाम देंगे हम मॉडल मैट्रिक्स, है ना। इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे मॉडल मैट्रिक्स, समझते रहिएगा। मतलब n क्रॉस n की आपको मैट्रिक्स दी जाए, आइगन वैल्यू बनानी है, निकालनी, आइगन वेक्टर निकालने हैं, फिर आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, जिस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देने वाले हैं, मॉडल मैट्रिक्स नाम देने वाले हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, ये जो मॉडल मैट्रिक्स होगी, अगर ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो मॉडल मैट्रिक्स भी इन्वर्टिबल आएगी। फिर आपको क्या करना है, ये मॉडल मैट्रिक्स का इन्वर्स ए के साथ करके और फिर मॉडल मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करना है। तो कह रहा है कि ये कि डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाएगी। डायगोनल का मतलब हो गया जो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होंगी उसको यहाँ पे लिख देंगे, डॉट 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 लेमडा n 0 0, है ना। ये होता है ओवरव्यू ऑफ डायगोनलाइजेबिलिटी, है ना, कि हमारे पास क्या रहने वाला है। मैं थोड़ा समझाता हूँ फिर से। कोई भी मैट्रिक्स, उसकी आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर निकालना है, मॉडल मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। तो इसका ऐसा स्टेटमेंट होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइजेबल तब कर सकते हैं जब देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स P जो कि इन्वर्टिबल हो, जिसको हम मॉडल मैट्रिक्स कहेंगे, सच डैट P इनवर्स AP
हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, तो ये होता है डायगोनलाइजेबिलिटी का केस। क्लियर। अब आपके पास आता है लास्ट वाला जो चैप्टर है हमारे पास, इनर नहीं, अभी बाइलीनियर है ना आपके पास। हाँ, आपको बाइलीनियर और क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ना है, बाइलीनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। बाइलीनियर फॉर्म में जैसे आपको मैं बताऊंगा, जैसे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी फंक्शन है वो वी से वी पे जाएगा तो ये वेक्टर स्पेस होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर ये वी से एफ पे चला जाए, एफ क्या है, फील्ड है हमारे पास, एफ क्या है हमारे पास, फील्ड, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर फंक्शनल। क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शनल। ठीक। तो इसमें आपको पढ़ना है कि बाइलीनियर फॉर्म कैसी होती है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है बाइलीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों का, है ना। बाइलीनियर का मतलब है कि दोनों स्पेस में लीनियर हो। जैसे अगर हम बोलेंगे कि x प्लस वाई कामा जेड, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x कामा जेड प्लस वाई कामा जेड, लिख सकते हैं। मतलब ये इस वाली प्लेस पे लीनियर है, अब इसको इस वाली प्लेस पे भी लीनियर होना पड़ेगा, तो बाइलीनियर। दिस इज अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम। ठीक। तो सबसे पहले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, है ना, दोनों का हमारे पास, बाइलीनियर का और क्वाड्रेटिक का। फिर सिमेट्रिक बाइलीनियर फॉर्म, सिमेट्रिक बाइलीनियर फॉर्म, फिर स्क्यू सिमेट्रिक बाइलीनियर, है ना, सिमेट्रिक बाइलीनियर हो गया, फिर सिमेट्रिक क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक। फिर स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास क्या होगी। इसके बाद पढ़ना है कि कौन सी मैट्रिक्स पॉजिटिव डिफिनिट होगी, है ना, पॉजिटिव डिफिनिट, मैंने पीडी लिख देना है, पॉजिटिव सेमी डिफिनिट, है ना, नेगेटिव डिफिनिट एनडी, नेगेटिव सेमी डिफिनिट, है ना। ये सब मैट्रिसेस देखना है आपको, ये सब आपको बाइलीनियर क्वाड्रेटिक के अंदर ये सारी की सारी मिलेंगी। और लास्टली इसमें एक और हम आती है फॉर्म, जिसको मैंने बोला नहीं, हर्मिशियन फॉर्म, है ना, क्वाड्रेटिक बाइलीनियर के अंदर ही आ जाती है, इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं निकलवाया कि बाइलीनियर क्वाड्रेटिक के साथ में आपको हर्मिशियन फॉर्म का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। और इसमें जैसे डीजनरेट, नॉन डीजनरेट भी एक लिख लो, ये छूट गया है, डीजनरेट एंड नॉन डीजनरेट बाइलीनियर फॉर्म। ठीक, कि डीजनरेट और नॉन डीजनरेट बाइलीनियर फॉर्म हमारे पास कौन कौन सी होने वाली है। क्लियर, वेरी गुड। अब इसके बाद लास्ट चैप्टर आपके पास आता है इनर प्रोडक्ट स्पेस, आईपीएस, धारा 44। हाँ, इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में आपको जानना है कि इनर प्रोडक्ट में क्या क्या पढ़ना है। इनर प्रोडक्ट, सबसे पहला काम, इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक। फिर यूनिटरी स्पेस, यूक्लिडियन स्पेस, है ना, इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। हाँ, फिर यूनिटरी, यूनिटरी स्पेस क्या होता है, यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है, नॉर्म क्या होता है, आइडेंटिटी बहुत सारी पढ़नी है ना, पोलराइजेशन जैसे हो गई, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर,
ऑर्थोगोनल वेक्टर पढ़ना है आपको, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर पढ़ना है, ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होते हैं, वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होगा, बहुत कुछ पढ़ना है इसमें भी, है ना। ऑर्थोनॉर्मल सेट लिख लो, ऑर्थोनॉर्मल सेट तो इसी के अंदर आ जाएगा, तुम ऐसा लिखो, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लिख लो, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लिख लो, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, और इट्स सेप्टा, है ना, बहुत कुछ पढ़ना है, वो सारी चीज़ें बताएंगे, है ना। और इसी में आपके पास आएगा ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, और इसके सारे में इसकी बारे में सारी डिटेल हम आपसे बात करेंगे। क्लियर। तो ये तो हुआ आपका सिलेबस कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है। अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो आपका होगा टॉपिक। अब मैं जैसे थोड़ा सा इसमें स्टार्ट करूंगा टॉपिक, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलेबस बता के हम छोड़ दें। हम सबसे पहले आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे वेक्टर स्पेस। डालो चैप्टर, आपको डालना है यूनिट 3, है ना। चैप्टर आपके पास है जो भी हो, 01 में लेके चल रहा हूँ, वेक्टर स्पेस। ठीक, इसके बारे में आपको डील करना है। कैसे? देखो, वेक्टर स्पेस के बारे में आपको जानना है, तो वेक्टर स्पेस को जानने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी बातें? कि एक स्ट्रक्चर हम लेंगे V प्लस और डॉट। मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्लस और डॉट जस्ट नोटेशन। ये हमारे पास क्या है? जस्ट नोटेशन। ठीक। अब इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे वेक्टर स्पेस। कब कहेंगे वेक्टर स्पेस? ऑब्वियसली दिस इज अ नॉन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी होगा तो वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। बताएंगे क्यों नहीं बनेगा। अब इस स्ट्रक्चर को प्रूफ करना है क्या? वेक्टर स्पेस। तो हाउ टू प्रूफ दैट स्ट्रक्चर शुड बी अ वेक्टर स्पेस? तो उसके लिए आपको पहले ये जानना होगा कि ये जो पहला स्ट्रक्चर है, इस पे इसको होना चाहिए अबेलियन ग्रुप। व्हाट इज अबेलियन ग्रुप? आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ के रखा होगा कि अबेलियन ग्रुप को समझाने के लिए आपके पास 5 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कौन कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिव, है ना, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। डेट मीन्स कि अगर आप कोई 2 एलिमेंट लोगे, ए कामा बी बिलोंग्स टू वी, ठीक, तो पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, पहला ऑपरेशन कैसा है? एडिशन। तो आपका ए प्लस बी बी वी के अंदर होना चाहिए। डेट इज द क्लोजर। एसोसिएटिव क्या कहता है कि अगर कोई 3 एलिमेंट आप ले रहे हो, कहाँ से? वी से, तो प्लस के रिस्पेक्ट में ये एसोसिएटिव होना चाहिए, मतलब ऐसा। क्लियर। आइडेंटिटी कह रहा है कि फॉर ईच एलिमेंट ए इन वी सच डेट वी कैन राइट ए प्लस ई प्लस ए बराबर ए। ये सब आपको आता है, मैं बस जस्ट आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। रिकॉल यहाँ पे लिख लो, रिकॉल। इनवर्स फॉर ईच ए इन वी कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट आप वेक्टर से लेके आते हो, वेक्टर स्पेस की हम बात नहीं करेंगे, सेट की बात करेंगे अभी, क्योंकि हमने अभी इसको वेक्टर स्पेस बताया नहीं है। तो फॉर ईच ए इन वी देयर एग्जिस्ट बी इन वी सच डैट ए प्लस बी आपके पास कैसा होना चाहिए? आइडेंटिटी होना चाहिए। कम्यूटेटिव के लिए आपको
फॉर एवरी ए कामा बी इन वी, जहाँ पे ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गई अबेलियन ग्रुप की बात। मतलब जो स्ट्रक्चर है पहले ऑपरेशन के साथ में क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर? अभी मैं आपको वेक्टर स्पेस नहीं बता रहा हूँ, अभी जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ कि ये अबेलियन ग्रुप कैसे बनते हैं, किस तरीके से होता है। तो अबेलियन ग्रुप की ये प्रॉपर्टी होती हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं कि फील्ड क्या होगा, है ना, फील्ड, क्योंकि फील्ड को जानना बहुत ज़रूरी, विदाउट फील्ड हम वेक्टर स्पेस पढ़ ही नहीं सकते, है ना। फील्ड क्या होगा? फील्ड के लिए जैसे मान लो एफ एक स्ट्रक्चर है प्लस और डॉट के साथ, प्लस और डॉट जस्ट नोटेशन। तो फील्ड बनने के लिए स्ट्रक्चर को ये ऐसा होना पड़ेगा कि प्लस के रिस्पेक्ट में इसको अबेलियन ग्रुप होना पड़ेगा, और सेकेंड ऑपरेशन यानी डॉट के रिस्पेक्ट में इसको, है ना, एफ स्टार डॉट यहाँ पे लिख लो, एफ स्टार डॉट के रिस्पेक्ट में भी इसको क्या होना पड़ेगा, ग्रुप होना पड़ेगा। और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिससेटिस्फाई करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या हो, सेटिस्फाई कर। कैसे? जैसे हमारे पास मान लो कि ए बी सी अगर बिलोंग कर रहा है हमारे पास इसमें एफ के अंदर, तो ये क्या होना चाहिए, ए प्लस बी डॉट सी, हमारे पास ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी होना चाहिए। दूसरा ए प्लस ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होना चाहिए। ये होता है फील्ड। मतलब फील्ड को, मतलब ये कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये, कितनी प्रॉपर्टीज इसमें फॉलो करेगा ये, अबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज़। दूसरी कंडीशन है, कितनी प्रॉपर्टीज इसमें फॉलो करेगा, 4, कितनी हो गई, 9। और तीसरी कंडीशन है, कितनी प्रॉपर्टी हो गई इसमें, 2। तो 11 प्रॉपर्टी जब कोई स्ट्रक्चर फॉलो करता है इस टाइप का, तो उसको हम बोलते हैं फील्ड। आपके पास यूज़ होने वाली फील्ड कौन कौन सी हैं? पहला फील्ड आपका आएगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फील्ड है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एंट्रीज होंगी ऐसे लिखी जाती हैं, इस तरीके से, है ना। स्ट्रक्चर बनता नहीं, हाँ ऐसे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद आएगा सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक ऐसे। उसके बाद आएगा रेशनल नंबर। फिर आता है फाइनाइट फील्ड, जिसको बोलते हैं ZP, एडिशन मॉडुलो पी पे, जो ग्रुप में पढ़ा होगा ना, ZP हमारे पास एक ग्रुप भी बनाता है एडिशन मॉडुलो पी के लिए। क्लियर? तो ये हमारे पास फील्ड होती है। सब फील्ड की बात कर लेते हैं लगे हाथों। आपको पता है जो क्यू होगा वो कंटेन होता है किसमें, Q√2 में। हाँ यहाँ पे और लिख लो आप, Q√2 ये भी एक फील्ड होता है, Q√P ये भी एक फील्ड होता है ना, इस तरीके का। और ये कंटेंट होता है R में, और R कंटेंट होता है C के अंदर। तो इस स्ट्रक्चर से हमको ये बात पता चल रही है कि Q जो है इस वाले स्ट्रक्चर का भी सब फील्ड है। ध्यान देना, Q जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसका सब फील्ड है, इसका भी सब फील्ड है, और इसका भी सब फील्ड है। बट Q√2 सिर्फ R का सब फील्ड और C का सब फील्ड है। R जो है हमारे पास वो ओनली C का सब फील्ड। क्लियर? तो ये फील्ड आपको दी जाएंगी। एक आपको वेक्टर स्पेस का सेट दिया जाएगा, जिसको वेक्टर स्पेस बनाना है उसके करस्पॉन्डिंग एक सेट दिया जाएगा। उस सेट के बाद हमको एक फील्ड दिया जाएगा, और उस फील्ड स्ट्रक्चर पे आपको बताना होगा, क्या बताना होगा, कि हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाता है कि नहीं बनाता है। अब आ जाओ, अब हमने डिफाइन किया, अब लिखो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या होता है, लिखो अ नॉन एम्प्टी सेट V, अ नॉन एम्प्टी सेट V, है ना, विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन
with two binary operation, addition and scalar multiplication, with two binary operation, addition and scalar multiplication, है ना, that is v plus and dot. इस तरीके का स्ट्रक्चर is said to be vector space, is said to be vector space. इसको हम वेक्टर स्पेस कहेंगे, है ना. अ नॉन एम्प्टी सेट V with two binary operation, addition and scalar multiplication, V plus dot is said to be vector space. कब हम इसको वेक्टर स्पेस कहेंगे? if it satisfy following axioms. ऑक्सिम क्या क्या है हमारे पास? पहला कि V प्लस के रिस्पेक्ट में, पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो. दूसरा कि अगर अल्फ़ा आप कुछ फील्ड से ला रहे हैं, अल्फ़ा आप फील्ड से लेके आ रहे हैं फॉर ऑल अल्फ़ा इन एफ, है ना, और U एक वेक्टर V से लेके आ रहे हैं, देन अल्फ़ा डॉट यू हमारा V के अंदर जाना चाहिए, डेट इज क्लोज्ड अंडर, इसको मैं एक मिनट रुको, इसका मतलब होता है डेट इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ठीक, ये क्या हो? क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तीसरा आपको अल्फ़ा फील्ड से लेके आना है एंड यू वी दो वेक्टर आपको वेक्टर स्पेस से लाने हैं, सच डेट कंडीशन अब की बार ये है कि अल्फ़ा डॉट यू प्लस वी हमारे पास क्या हो जाए? अल्फ़ा डॉट यू प्लस अल्फ़ा डॉट वी हो जाए. चौथा, अगर अल्फ़ा कामा बीटा फील्ड का मेंबर है और यू हमारा वेक्टर स्पेस का मेंबर है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट यू हमारे पास क्या हो? अल्फ़ा डॉट यू प्लस बीटा डॉट यू. और पांचवा, वन डॉट यू बराबर यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी. इसका मतलब क्या होता है? वन इज द यूनिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑपरेशन. यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, वन इज द यूनिटी एलिमेंट with respect to second operation. ठीक, अगर यहाँ पे लिखो देन V प्लस डॉट इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस. ठीक, अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास V प्लस डॉट विद रिस्पेक्ट टू टू अल्जेब्राइक ऑपरेशन या दो अल्जेब्राइक ऑपरेशन होने चाहिए उसके पास, है ना, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट V है फॉलोइंग एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डेट इज V प्लस डॉट इज सेट टू बी वेक्टर स्पेस. हम उसको वेक्टर स्पेस कहेंगे इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग ऑब्स्किम्स. कौन कौन सी ऑब्स्किम? कि पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो, क्लोज्ड हो अंडर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली दो प्रॉपर्टी होती हैं विथ फील्ड एलिमेंट एंड वेक्टर एलिमेंट, तो उनके साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो. लास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन यूनिटी एलिमेंट है, ये डिफरेंट होता है
हर एक स्ट्रक्चर के लिए, ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम होता, हो सकता है आर के लिए, सी के लिए और सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए 1 होता है। बट आप मैट्रिक्स लेके आओगे, मैट्रिक्स का कलेक्शन वेक्टर स्पेस बनाओगे, सीक्वेंसेस का कलेक्शन वेक्टर स्पेस बनाओगे, फंक्शंस का कलेक्शन वेक्टर स्पेस बनाओगे, पॉलिनोमियल का कलेक्शन वेक्टर स्पेस बनाओगे, तो सब में देखना ये अलग। पॉलिनोमियल में ये हमारे पास 0 डिग्री पॉलिनोमियल होता है, यूनिटी, है ना। मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है हमारे पास, है ना, या अगर सेम एलिमेंट है ना, अगर मैट्रिक्स के अंदर सेम एलिमेंट अल्फ़ा अल्फ़ा करके आ जाते हैं ना इस तरीके से, तो इसका जो 1 होता है ना, ये यहाँ पे जो 1 यूनिटी एलिमेंट लिखा वो ऐसा होता है 1/2 1/2 1/2 1/2 करके, है ना। तो यूनिटी एलिमेंट शुड बी डिफरेंट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके में वही लगा देते हैं। क्लियर। तो ये है वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी। अब वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी के बाद हमको क्या डील करना है, हमको जानना है इसके किसके बारे में, एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे। तो देखो एग्जाम्पल, लेकिन अब की बार इन एग्जाम्पल को आपको प्रूफ करना है। एग्जाम्पल ऑन वेक्टर स्पेस, पहला स्ट्रक्चर Fn/F, ये हमारे पास होता है वेक्टर स्पेस। प्रूफ करके बताऊंगा, डोंट वरी, परेशान ना हो। Fn/F ये स्ट्रक्चर हमारे पास वेक्टर स्पेस होता है। तो अगर मैं F को R ले लूँ, ध्यान देना, इफ आई चूज टू द फील्ड रियल नंबर, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा Rn/, ऐसे Rn/R। ये वेक्टर्स वाला R है, ये फील्ड वाला R है, तो ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। n को अगर आप 1 ले लेते हो तो भी ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, n को अगर आप 2 ले लेते हो तो भी एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। मैं इनको प्रूफ करूँगा, है ना, इसको भी प्रूफ करूँगा, इसको भी प्रूफ करूँगा। ये यहाँ पे जो होता है V/F, ये फील्ड होता है और ये हमारे पास वेक्टर होता है। ठीक, इनको प्रूफ करूँगा, परेशान नहीं होना। फिर आपके पास आता है R3/R, ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है। ऐसे चलते चले जाओगे कहाँ तक, Rn/R तक। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे होंगे, वेक्टर स्पेस होंगे। क्लियर। अब जैसे ये वाला है हमारे पास, V हमको दिया गया है R और फील्ड हमको दिया गया है R, तो V प्लस और डॉट, डेट इज R प्लस और डॉट, है ना। एक क्वेश्चन लिख लो, है ना, ये क्वेश्चन V बराबर R, F हमारे पास फील्ड क्या है R, V प्लस डॉट यानी R प्लस डॉट। अब आपको वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज इसमें सेटिस्फाई करवा के देखनी कि वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं कि नहीं होती। तो आपको पहला काम क्या करना है, जैसे स्ट्रक्चर हमने लिया, क्वेश्चन हमारे पास है V हमारे पास क्या है R है ना, और फील्ड भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है। तो आपको बताना है कि V प्लस डॉट दिस इज़ अ वेक्टर स्पेस और नॉट। तो आपको करना क्या है कि पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमको दिखाना है अबेलियन ग्रुप। आपने ग्रुप थ्योरी में इसको प्रूफ किया है कि ये अबेलियन ग्रुप होता है, प्रूफ किया ना कि दिस इज़ द अबेलियन ग्रुप और नॉट। बताइए, अगर प्रूफ किया है तो आपको उसी तरीके से करना है, पर मुझे तो बताना ही है तो मैं इसको बताया दे रहा हूँ। देखो आपको कोई 2 एलिमेंट लेने हैं रियल से, है ना, आपको 2 एलिमेंट लेने, लाइक मैं x कामा y अगर r से ले रहा हूँ, r क्या है ये हमारे पास, तो कह रहा है क्या उनका सम देन x प्लस वाई क्या r के अंदर नहीं जाएगा। 2 रियल नंबर का सम अगेन एक रियल नंबर नहीं होगा, होगा, कंफर्म है। इसी तरीके से तो क्लोजर हो गई। अगर कोई आप 3 रियल नंबर लेके आते हो, है ना, फॉर ऑल लिख लो x y, है ना, फॉर एवरी x कामा y कामा z belongs to R, then x plus y
पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमें देखना, क्या ये एसोसिएटिव नहीं होगा? ये बहुत आसान स्ट्रक्चर है, आर प्लस होगा ना, कोई भी आप दो रियल नंबर ले लो, उनका पहले सम कर लो, फिर अगेन जेड में सम करो, या लास्ट वाले दो पहले सम कर लो, तीन रियल नंबर का सम अगेन एक रियल नंबर होगा ना, तो एसोसिएटिव हो गया। आइडेंटिटी के लिए क्या देखो, फॉर ईच एक्स इन आर सच डेट एक्स प्लस ई बराबर एक्स हो जाए, इसका मतलब आइडेंटिटी को ज़ीरो होना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिटिव आइडेंटिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, फॉर एवरी एक्स इन आर देयर एग्जिस्ट वाई इन आर सच डेट एक्स प्लस वाई हमारे पास आइडेंटिटी यानी ज़ीरो हो जाए, तो यानी एक्स बराबर माइनस वाई, तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा, उसका अपोजिट वाला एलिमेंट, है ना। कि अगर हमारे पास जैसे 2 का इन्वर्स चाहिए तो -3 होगा, एडिटिव के रिस्पेक्ट में, सबके रिस्पेक्ट में ये बात नहीं कर रहे हैं, है ना। लास्टली, है ना, फॉर ऑल एक्स वाई इन आर एक्स प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स नहीं हो जाएगा, तो अबेलियन हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से पता चला कि आर प्लस क्या है, अबेलियन ग्रुप है। ये आसान है, थोड़ा जल्दी कर दें इसको। ये हमारे पास क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। नाउ अब आवर टास्क टू शो, ध्यान दो, अब हमारा टास्क है इसको शो करने का कि दूसरी बात हमारा कि अगर अल्फ़ा फील्ड से लेके आ रहे हो, फॉर ऑल अल्फ़ा, कोई भी अल्फ़ा, और एक वेक्टर आप यू नहीं लेते हैं, इसको एक्स ही ले लेते हैं। जब एक्स ही लिया यहाँ पे, एक्स वेक्टर हमारा आर से आ रहा है, तो क्या इम्प्लाई नहीं करेगा अल्फ़ा डॉट एक्स आर के अंदर जाएगा? बताओ। क्लोज्ड, ये हो गया क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब इस ये क्वेश्चन ऐसा है आर ओवर आर कि खाली आपको सिर्फ अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी लिखनी है यहाँ पे, इधर आपको वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी लिख देनी और ये प्रूफ हो गया। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी अगर आपको आ रही है तो आर ओवर आर को प्रूफ करने में कोई समस्या नहीं, सिर्फ वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी आप लिख दो। भाई कंफर्म पता है फील्ड भी रियल नंबर है, अगर कोई एक रियल नंबर फील्ड से ले लो, आर से अगर कोई भी एक आप रियल नंबर ले लो, √2, √5, 10, 20, 1000, 1/2, 1/100, कुछ भी ले लो आप, क्या उसका एक दूसरे रियल नंबर में प्रोडक्ट करोगे, है ना, सिंपल एडिशन और यहाँ पे डाट है हमारे पास, तो क्या वो अगेन एक रियल नंबर नहीं आएगा? आएगा। इसी तरीके से तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कि अगर अल्फ़ा आप फील्ड से ले रहे हो और एक्स वाई आप आर से ले रहे हो, तो आपको देखना है अल्फ़ा डॉट एक्स प्लस वाई करोगे तो हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा डॉट एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट वाई हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी इसी तरीके से कि अगर अल्फ़ा बीटा आप फील्ड से ले रहे हो, ये फॉर ऑल के लिए चल रहा है ना, फॉर ऑल, और एक्स आप आर से ले रहे हो, है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट एक्स जब करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट एक्स आने वाला है। सिर्फ वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी लिखने से ही इसका काम हो जाने वाला है। लास्ट वाली प्रॉपर्टी 1 डॉट एक्स बराबर एक्स, है ना, 1 इज़ यूनिटी। आपको किसी भी रियल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वो रियल नंबर आएगा, तो आर ओवर आर के लिए जो 1 है यूनिटी वो खुद ही, है ना, फॉर ऑल एक्स के लिए, तो इसका मतलब हो गया 1 यूनिटी ऑफ आर। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि आर प्लस और डॉट इज वेक्टर स्पेस। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो मुझे लग रहा है कि 1 घंटा से ऊपर हो गया है लेक्चर, तो फ़िलहाल मैं यहीं पे इसको मैं छोड़ता हूँ। कल मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा कि R2 ओवर R को कैसे वेक्टर स्पेस प्रूफ करता है, फिर Rn ओवर R तक ले जाएंगे, फिर उसके बाद के जो स्ट्रक्चर है ना, F को पहले अब मानेंगे C, तो Cn ओवर C भी वेक्टर स्पेस होगा, है ना, तो C का जो सब फील्ड होता है जैसे R, है ना, तो जैसे इसका 1 ले लो n बराबर, तो ये हो जाएगा C ओवर C, ये वेक्टर स्पेस होगा। C का सब फील्ड R ले लो, है ना, अगर R ये सब फील्ड होता है C का तो जाके ये वेक्टर स्पेस बन जाता है, अगर सब फील्ड नहीं होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक, तो इसको भी हम बताएंगे आगे चल के।
आगे चल के क्या नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री राम।